बुशस। मैं डॉक्टर समीर कौल हूँ और मेरे साथ में बैठी हैं रुकैया जान जी, और उनके साथ बशाना बैठे हुए हैं उनके डॉक्टर शाहीन नूर यज़दान साहब। ये हम दोनों डॉक्टर जो है दिल्ली में जो अपोलो हॉस्पिटल है उससे वाबस्ता है और कई साल वाबस्ता रहे हैं उसके साथ में। और जम्मू कश्मीर पर्टिकुलरली कश्मीर के साथ हम लोगों का काम का रिश्ता कम से कम 40 साल का है। मतलब 40 साल से हम लोग यहाँ के लोगों के साथ वाबस्ता हैं, यहाँ के मरीजों के साथ वाबस्ता हैं अपने अपने शोबे में। और आज का इवेंट जो है एक अवेयरनेस इवेंट है। हाल में अगर आप सुनोगे कई, एक तो सारी जो हैपनिंग्स वर्ल्ड में, वॉर्स, किलिंग्स, जेनोसाइड और मिस इन्फॉर्मेशन, गलत, जैसे अभी आपने कुछ देर सुना होगा कि सिद्धू साहब का जो बयान था कि भाई वो डाइट से उन्होंने उनकी वाइफ का कैंसर ठीक किया, जिसके ऊपर काफी वाद विवाद, काफी डिबेट, काफी चर्चा हुई। उससे ये बात पता चलती है कि अभी भी लोगों में, कम्युनिटीज में, पब्लिक में, इस मुल्क में, हमारे मुल्कों में और इस रियासत में, मुझे आज तक भी अभी समझ नहीं आया, मैं अभी भी इसको रियासत ही समझता हूँ दिमाग में। अभी तक बात बनी नहीं कि मैं एक यूनियन टेरिटरी हूँ, लेकिन खैर इस रियासत में भी लोगों को ज्यादा जानकारी देने के लिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए, ज्यादा मालूमात देने के लिए कि जो कॉमन हैपनिंग्स, डिजास्टर्स, बीमारियां जो होती हैं, हम वक्तन लोगों में आके आपके माध्यम से ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, सच इंफॉर्मेशन है, जेन्युइन इंफॉर्मेशन है। क्योंकि मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन से पब्लिक अवेयरनेस डिस्टॉर्ट होती है, गलत मतलब निकलते हैं। तो हमारा एज डॉक्टर्स इन वेरियस स्पेशलिटीज ये हमारा दायित्व बनता है, या अपोलो हॉस्पिटल का दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी है लोगों तक, उन कम्युनिटीज तक ये अवेयरनेस क्रिएट करने की और सही इंफॉर्मेशन करने की। तो आज पर्टिकुलरली हम जिस बारे में बात करने आए हैं वो है कि जब किसी भी किस्म के चेहरे पे या बॉडी पे किसी के भी बर्न्स होते हैं, जलता है, या एक्सीडेंट में इतनी इंजरीज हो जाती है जिससे शक्ल सूरत पूरी बिगड़ जाती है। हमारे लिए तो वो 4 दिन की चर्चा होती है, आप लोग भी लिखते हैं, चाहे वो एक राइट में हुआ हो, चाहे किसी ने वो घर में आगजनी में हुआ हो ऐसा वो इंजरी, या कभी आग, मतलब जो आग में मुलविस हो कहीं पर भी, जो जहाँ कहीं होता है, कश्मीर में बहुत ज्यादा होती है, फायर्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड साइड एक्सीडेंट्स भी होते हैं। एसिड थ्रोइंग का एक ऐसा वाक़ा मेरी बहन के साथ में पेश आया था, 2013 की बात है, अगर मैं बोलूँ, रुकैया के साथ में, जिसकी वजह से किसी ने गलत तरीके से इनके चेहरे पे इनको हार्म करने के लिए एसिड फेंका था, जिससे इनकी सारी बॉडी में इनको तकलीफ पहुंची थी। इस हाल में थी ये, मुझे याद है 2013 में, तब से हालांकि वक्फा भी हो गया। मुझे याद है कि ये काफी क्रिटिकल कंडीशन में थी और उस वक्त एज अ कम्युनिटी यहाँ के लोगों ने भी रिएक्ट किया और उनके जब उससे आवाज उठी, शोर हुआ और प्रेस ने भी बात की, और जिससे हमारी जहन पे ये हमें जब पता चला तो हमने एज सिटीजन्स, एज सिविल पर्सन, हमने उसको कैसे रिएक्ट किया उस बारे में बात करने के लिए, इस वाकये से एक लार्जर मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं हवाला करूंगा माइक जो आज की हीरोइन है रुकैया से, अपने बारे में बताएं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और फिर उसके बाद ताकि आप तक ये बात पहुंच सके कि ये बस 1 या 2 दिन का मामला नहीं होता कि आपने भी लिख लिया फिर उसके बाद आप भूल गए। इस विक्टिम के साथ में क्या क्या होता है, उसको किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि लोग आप इसके बारे में बात करें और लोगों तक पहुंचाएं
कि ये अवेयरनेस क्रिएट है, क्या सही रास्ते हैं और क्या गलत है। तो कहिए जी। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं जी? मैं रुकैया जान, मैं आपके सामने अपनी ये स्टोरी जो मैंने 12 साल जो इसके साथ मैंने सर्वाइव की है, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2013 में, जनवरी 2013 में ये हुआ था। तो उस टाइम पे मैं एक प्राइवेट स्कूल में काम करती थी। तो हम ट्यूशन के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते थे ट्यूशन सेंटर। तो सुबह मॉर्निंग में ये हुआ था ये इंसिडेंट। तो आप लोगों ने बहुत उस टाइम पे अपना टाइम दिया था और ये इस केस को हाईलाइट किया था आप लोगों ने। अगर आप लोग नहीं करते तो शायद मैं किसी हॉस्पिटल में ऐसी पड़ी होगी। मैं वहाँ दिल्ली तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाती अगर आप लोग ये हाईलाइट नहीं करते उस टाइम पे। जब मैं दिल्ली पहुंची तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डॉक्टर मुझे मिले हैं, जिनके लिए मैं अल्लाह ताला से शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। क्योंकि मैंने पूरी होप तो मैंने छोड़ दी थी कि शायद मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन जब डॉक्टर शाहीन ने मेरा ट्रीटमेंट किया तो धीरे धीरे करके वो होप मुझ में आया कि नहीं, मैं ठीक हो सकती हूँ। हालांकि लोगों ने ये भी बोला कि ये कभी ठीक नहीं होगी, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्यों पैसे जाया करने इस पे। तो लेकिन मेरी मम्मा, उन्होंने बहुत हिम्मत की, तो मुझे वहां तक लेके गई वो हॉस्पिटल दिल्ली में, अपोलो हॉस्पिटल में। तो वो मेरे साथ वो सर्वाइव करने लगी, मेरी मम्मा। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसी मम्मा मिली है। और उसके बाद ट्रीटमेंट तो किया ही है डॉक्टर शाहीन ने। तो धीरे धीरे करके मुझे लगता था मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी कभी भी। सॉरी। ठीक है। सॉरी, मैंने इसे रिएक्ट किया इसमें क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ पुराना याद आ गया। इन सालों में मैंने कितना सरवाइव किया है वो मुझे और मेरी मामा को पता है, और डॉक्टर शाहीन को भी पता है कि मैंने कितना सरवाइव किया है। फिर जब डॉक्टर शाहीन ने मेरा ट्रीटमेंट किया तो मेरे अंदर वो होप तो आ गया था कि नहीं, मैं अब ठीक हो सकती हूँ। ये उन लोगों पे एक चांटा था जिन्होंने ये कहा था ये कभी ठीक नहीं होगी। पहले स्टार्टिंग में मैं मास्क वेयर करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मैंने वो भी छोड़ दिया। मैंने सोचा इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती तो उस इंसान की है जिसने ये अटैक किया था, ये उसके लिए एक थप्पड़ है। और लोगों को मैंने ये दिखाया, जो लोग मुझे बोलते थे कि आप कभी भी ठीक नहीं हो सकती हो, आज जब वो मुझे देखते ना तो उनका सर झुक जाता है कि सच में ये ठीक हुई है। तो इनका ट्रीटमेंट आजकल वो खुद बोलते हैं कि इनका ट्रीटमेंट अच्छे हॉस्पिटल में हुआ। नो डाउट वहाँ पे एक्सपेंसिव है वो, लेकिन वहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही बेस्ट आता है वहाँ का, अपोलो हॉस्पिटल का। सबसे बड़ी बात डॉक्टर शाहीन का, जो वो केस हैंडल करते हैं, वो पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, जो होप छोड़ देते हैं लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। फिर 12 साल में मैंने बहुत कुछ फेस किया है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ कि क्या क्या मैंने फेस किया है, लेकिन
मैंने अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाई है कि मैं लोगों को दिखा सकूं, जो यहाँ की लड़कियां हैं उनको, उनके आगे मैं आऊं, जिनके साथ ये इंसिडेंट होता है उनके उनके लिए मैं एक होप बन जाऊं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी ये है, सोच ऐसी है कि लोग बोलते हैं कि नहीं अब क्या घर से बाहर निकलेगी, इसके साथ ये हुआ है, इसको अंदर ही बिठा के रखो। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं निकली। मुझे ये ना गवर्नमेंट ने तब जॉब दिया था, पहले पहले तो मैं नहीं जाती थी वहां पे, फिर धीरे धीरे करके मैं वहां पे भी गई। फिर वहां पे भी मैंने फ्रेंड्स बनाए वहां पे। आज वो अगर मैं एक दिन भी घर पे बैठती हूँ ना, तो वो लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं आप क्यों नहीं आई हो, हमें आपके बगैर यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। स्कूल में या जहाँ पे भी मैं ऑफिस में होती हूँ तो उनको अच्छा नहीं लगता है जब मैं घर में बैठती हूँ। इस इंसिडेंट ने हमें हमारे घर में बहुत हिला के रख दिया था, क्योंकि फाइनेंशियली भी मैं बहुत वीक हो गई थी। लेकिन मेरी मम्मा ने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं अब हमारे पास पैसे नहीं है तो आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, अपना घर क्यों नहीं बेचना पड़े, तो मैं आपका ये ट्रीटमेंट पूरा करवा के ही रखूंगी। जो लोग बातें करते थे उनको मुझे ये जवाब देना है कि मेरी बेटी अब ठीक होगी। Okay, I'd like to say something about her. You know, I first saw her on television. I saw on NDTV, there was a story of this girl who someone had thrown acid on her. And when Can you be a bit louder? They zoomed the camera in on her face, and I knew what her fate is going to be. So I called Samir, Dr. Kaur, and I said, Samir, if this girl has to have a chance, we need to bring her to us. And he mobilized everybody here in Srinagar, and we picked her up and we flew her into Delhi, and we started out. Acid burns, as you know, are really, really bad injuries, and her left eye was badly burned as well, which she finally lost. Her face was completely deformed, as in she had lost both her eyelids, her upper and lower eyelids. And she, over a period of how many years? 10 साल? 12 साल से हम किए जा रहे हैं ना, कुछ is now 12 years. I think she's had more than 10 operations and about 25 odd laser procedures to reach where we have got. And it's not just an acid burn, it's any patient with facial injuries who are condemned to live, with deformities. There is so much now possible. There are so many things that are available. There is so much technology that we have to make scars disappear, to make scars better, that people are generally ignorant about. Like she says, if she would be wearing a mask and sitting at home for the rest of her life, if it wasn't for her mother who allowed her to come to us for treatment. So the message here is that, we need to be aware of the stuff that's available out there, the things that we do to help people like her with these kind of wounds and injuries. And even things like even the prosthetic eyes that we make these days. We can make eyes that move with the other eye. That technology is available to us. Of course, she does not have that one because that's very, very expensive. But there is so much out there that we can do. It comes at a cost, but we try to keep costs at the minimum. I mean, we were hardly charging her our professional fees because we knew her background. So it was mostly the hospital bills that she had to cover. And here we are after 12 years. She's still awaiting another small operation, which is due in the next 2 weeks, to fix a little bit of her eyelid as well. So it's an ongoing thing, it doesn't end. The end point is when really she's pretty good. She's my baby, this one. Anyway, thank you. Can I? Yeah.
I think this Ruqayyah's story is poignant, and it teaches a few things to me. The first thing that it teaches you is that you may be a doctor or somebody or a medicine person, and it may not be your field, but yet you can help. You can make things happen. You can connect dots. You can connect the maris to the right place, to the right person. You can respond even if it does not give you anything. No money, no importance, because it's not your field. And that, I think, we should, as people in medicine, that attitude is an extremely important, an attitude of help. Help doesn't only mean you operate on somebody or do whatever you're trained to do. You could help by providing information. You could help by providing solace. You could help by so many things. So if you are in a public field which is dealing with healing of people, human beings, then you have to have an attitude of help. The second point that it creates is, it shows me the resilience of a young Kashmiri woman against multiple onslaughts on her physical self. ऐसे अटैक कोई मामूली बात नहीं है. इस जानलेवा हमले के साथ इस लड़की ने जिस तरह से इतने सालों लड़ा, एक नहीं कई सारे ऑपरेशन, और उसके साथ में जो पैसे की मुश्किल, सोशल मुश्किल, apprehension about how I'm going to look and what is going to happen to my rest of the life. She fought against it and her family. And it is a tribute to that Kashmiri family which helped her fight this battle. So it's a larger message. That is how all families should be. Stick together in terms of adversity. And I'm happy that we have it in our communities. And the third thing, which is very, very important, please and please ensure, make sure that each one of you is medically insured, because good treatment costs a lot of money. Whether you get it from the Ayushman card or you make one of your own, please take medical insurance seriously, because to get well and to get the best chance at your life, you're going to require money. There are no free excursions in the world. Modern technology and lasers that made her look like this today cost a lot of money. And everybody must have an access to it. Doesn't depend वो किस वर्ग से है समाज के. Thank you.